प्यारे बच्चों, आज हम लोग पौधों एवं जंतुओं में जनन भाग 4 में मादा जनन तंत्र की आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मादा जनन तंत्र यहाँ पर देख रहे फिगर ड्रा है, ऑलरेडी फिगर में बनाया है। अभी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मादा जनन तंत्र के हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि जो मादा होती है यानी जो फीमेल होता है, उस फीमेल में जो है कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, कैसे हम जानते हैं कि वो फीमेल की जो है यानी पूरी तरह से डेवलप है। क्योंकि अगर हम प्रारंभ में 10 वर्ष की अवस्था तक बात करें तो उस अवस्था तक जो है लगभग जो अगर शारीरिक बनावट देखा जाए तो दोनों की लगभग समान होती है। लेकिन 10 साल के बाद 11वें साल के बाद जब वहां पर कुछ परिवर्तन आता है तो इसमें हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं कि उसमें जो फीमेल उस फीमेल में गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग को पढ़ना है कि जो फीमेल होते है उस फीमेल में गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए, गौण लैंगिक लक्षण की हम लोग बात करें तो ये जो गौण लैंगिक लक्षण होता है ये स्त्रियों में 11 से लेकर के 15 वर्ष की आयु तक प्रारंभ हो जाता है। यानी इसकी जो आयु की बात करें तो आयु जो होता है वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की जो बालिकाएं होती हैं उनमें गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। गौण लैंगिक लक्षण जो होता है वो कौन सा होता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो जो गौण लैंगिक लक्षण होता है, इस गौण लैंगिक लक्षणों की गौण लैंगिक लक्षणों की अगर हम लोग बात करें तो जो गौण लैंगिक लक्षण होता है उसमें कुछ प्रमुख लक्षण, जैसे मान लेते हैं कि उसमें जो है स्त्रियों का जो विकास प्रारंभ होता है वो 11 से लेकर के 15 वर्ष की आयु तक में स्त्रियों का पूर्ण विकास होता है। तो स्त्रियों का जो पूर्ण विकास होता है वही उसके गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि उसमें जो है स्त्रियों की जो होती है जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, इस हार्मोन के कारण ये हार्मोन का स्राव होना शुरू हो जाता है और इस हार्मोन के कारण जो स्त्रियों की आवाज होती है वो काफी पतली हो जाती है। तो स्त्रियों की आवाज पतला होना शुरू हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। इसके अलावा उनमें जो है स्तनों का भी विकास प्रारंभ हो जाता है, स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है जो उसकी शारीरिक बनावट को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो श्रोणि भाग होता है जिसमें कमर में आते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र होता है, श्रोणि प्रदेश, श्रोणि भाग उसको कह सकते हैं, जो श्रोणि प्रदेश होता है ये इसमें जो है ये चौड़ा होना शुरू हो जाता है। श्रोणि प्रदेश का चौड़ा हो जाना, चौड़ा होना ये भी इसके जो है गौण लैंगिक लक्षण में आते हैं। इसके अलावा जो है मासिक जो धर्म का आना, मासिक धर्म का आना ये भी प्रारंभ हो जाता है, मासिक धर्म आना। तो ये भी जो है स्त्रियों के जो है गौण लैंगिक लक्षणों में आता है। तो ये समझना लिख सकते हैं गौण लैंगिक लक्षण में कि आवाज का पतलापन हो जाना, स्तनों का विकास हो जाना, श्रोणि प्रदेश का फैल करके चौड़ा हो जाना, मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाना, यानी कि मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। कि मासिक धर्म आने का मतलब है कि अब वहां पर जो उसके अंडाशय है उस अंडाशय से अंड का निर्माण यानी एग का निर्माण होना, यानी जिसको लोग ओवम कहते हैं। हालांकि ओवम बाद में करते हैं, पहले सेकेंडरी वो साइड कहते हैं। बहुत लंबा डिटेल में इसको पढ़ना है तो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मेरे इस चैनल पर। तो उतना डिटेल नहीं जाना क्लास 10th में। तो पहले उसको सेकेंडरी वो साइड कहते हैं और जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय उसको हम ओवम कहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इसके गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर हम अब लोग बात करते हैं इसमें मादा जनन तंत्र की, तो ये मादा जनन तंत्र का एक फिगर यहाँ पर बनाया है। लेकिन मादा जनन तंत्र के फिगर को पढ़ने से पहले ये आवश्यक है इसके विभिन्न भाग पढ़ लें। मादा जनन तंत्र के विभिन्न भाग को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वो यहाँ पर देखेंगे मादा जनन तंत्र के भाग। देखिए कौन कौन से भाग इसमें पढ़ना है और क्या कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र से कौन कौन से भाग सम जो है कह सकते हैं कि उससे संबंधित होता है। तो सबसे पहले जैसे कि नर जनन तंत्र में पढ़ाए थे कि एक प्राथमिक जनन अंग होता है और उसके अलावा सब सहायक जनन अंग होते हैं। यहाँ पर भी प्राथमिक जनन अंग होता है। तो वो प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो होता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है
जिसे हम लोग कहते हैं ओवरी। ये जो है स्त्री का प्राथमिक जनन अंग होता है। प्राथमिक जनन अंग इसलिए होता है क्योंकि यहीं पर युग्मक का निर्माण होता है। जो अंड कोशिका होती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी ओवोसाइट या ओवम के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण इसी अंडाशय में होता है। अतः यह जो क्या है, ये प्राथमिक जनन अंग होता है। ये क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है। ये चीज यहां पर ध्यान देना। इसके अतिरिक्त और जो भी भाग पढ़ेंगे वो सभी भाग इसके सहायक जनन अंग कहलाएंगे, जैसे कि अंडवाहिनियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट। ये जो अंडवाहिनियां होती है, ये इसके जो है सहायक जनन अंग की श्रेणी में आता है। प्राथमिक जनन केवल एक ही होता है और वो होता है अंडाशय। इसके बाद इसमें एक आता है गर्भाशय। गर्भाशय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस। एक होता है, वो आगे चलेंगे तो वहां पर मिलेगा हमें जो है योनि वाला भाग, यानी कि वेजाइना। एक इसमें होता है ये योनि जो होता है, ये भी सहायक जनन अंग होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी नीचे जो है वहां पर वल्वा होता है, भग होता है, जिसको वल्वा के नाम से जानते हैं। वल्वा इसमें जो है पाया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट भी जो है ये जो है सहायक जनन अंग में आता है। ब्रेस्ट यानी कि स्तन, ये होता है सहायक जनन अंग। इसमें एक चीज और जानना आवश्यक होता है कि इसमें ये कौन कौन से जोड़े में होते हैं और कौन कौन सिंगल होते हैं। इसकी अगर बात किया जाए तो जो अंडाशय और जो अंडवाहिनियां होती हैं, ये प्राथमिक अंग समझ में आ गया, तो इसको हटा देते हैं। ये जो अंडाशय और अंडवाहिनियां होते हैं, ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। लेकिन अगर हम यूटेरस, योनि और वल्वा की बात करें तो ये सब एक होते हैं, सिंगल होते हैं। और ब्रेस्ट भी जो है ये भी पेयर में होता है। तो ये तो इसके मादा जनन तंत्र के कुछ भाग होते हैं, बहुत ज्यादा इसको लिखना नहीं। इसमें अंडाशय क्या है, सबसे प्रमुख यही लिखना आवश्यक था। अंडाशय क्या है, अंडाशय प्राथमिक जनन अंग होता है, जिसमें युग्मक अर्थात जो अंडकोशिका यानी ओवम जिसको कह सकते हैं, या सेकेंडरी ओवोसाइट कहते हैं, उसका निर्माण यहां पर होता है। तो अंडाशय सबसे प्रमुख होता है और बाकी जितने हैं सब इसमें सहायक जनन अंग की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, मैं पढ़ा रहा था, इसके पहले आज निषेचन की बात करेंगे। निषेचन कैसे होता है इसमें, जैसे जनन अंग में पढ़े थे स्पर्म, जो शुक्राणु होता है, वो शुक्राणु जब निकलता है तो साथ में सीमेन जो वीर्य होता है, उस वीर्य के साथ में शुक्राणु निकलता है। वो जब वीर्य का स्खलन होता है तो एक बार के स्खलन में लगभग 2.5 से 4 ml वीर्य स्खलित होता है, निकलता है एक बार में। उस 2.5 से 4 ml जो वीर्य होता है, उसी में शुक्राणु जो है लगभग 20 से 40 करोड़ शुक्राणु उसी में पाए जाते हैं, जो कि एक युग्मक है। और यहां से हम पढ़ेंगे कि कैसे वो अंदर प्रवेश करता है। तो वो योनि मार्ग से प्रवेश करता है, वेजाइना मार्ग से प्रवेश करता है। जब वेजाइना मार्ग से जो है जो शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु प्रवेश करते हैं, इसे मान लीजिए ये शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु यहां से जाएंगे। मैंने पहले बता दिया कितना शुक्राणु है, 20 से 40 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं। क्यों इतनी संख्या में आवश्यक है, क्योंकि जब इसके अंदर पहुंचे तो काफी गर्म क्षेत्र होता है और साथ में अम्लीय माध्यम होता है, और अम्लीय माध्यम में शुक्राणु जीवित नहीं रहता है। तो क्षारीय माध्यम परिवर्तित होते होते बहुत सारे शुक्राणु मर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए केवल एक ही शुक्राणु काफी है, लेकिन उसके लिए 20 से 40 करोड़ होना आवश्यक है। कम से कम 6 करोड़ होना चाहिए, तभी वो अगर किसी के स्पर्म काउंट की बात किया जाए, शुक्राणु की बात करें, तो लगभग एक स्खलन में 6 करोड़ होने चाहिए। ये बहुत सारे शुक्राणु यहाँ से जो है ये प्रवेश करेंगे। यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ये शुक्राणु यहाँ पर आया और सारे शुक्राणु यहाँ पर जो है प्रवेश करना शुरू कर देंगे। ऐसे हम बना दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये शुक्राणु इस तरह से प्रवेश करते हुए जाते हैं। इतने मैंने कहा कि 20 से 40 करोड़ तक इनकी संख्या होती है। ये यहां पर तो ये जो शुक्राणु होता है, ये वेजाइना के थ्रू अंदर की प्रवेश करता है, योनि के थ्रू। और ये जो ग्रीवा नाल होता है, इस ग्रीवा
ग्रीवा नाल से होते हुए, यहां पर देखिए लिखे हैं सर्विकल कैनाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्विकल कैनाल। इस सर्विकल कैनाल यानी ग्रीवा नाल से होते हुए शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है। ये शुक्राणु यहां से होते हुए, ये शुक्राणु यहां से होते हुए जो है ये प्रवेश चाहे इधर की ओर चाहे इधर की ओर जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, जो माना जाता है कि जो मासिक धर्म आता है, एक मासिक धर्म में जो अंडाशय ने 14वें दिन, जो उसके अगर हम लोग बात करें उसके रजो धर्म की, जो स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, वो मासिक धर्म हर 28 दिन पर, उसे 24 से 35 दिन का नॉर्मल होता है, लेकिन एक एवरेज अगर बात करें तो 28 दिन पर मासिक धर्म आता है। तो उस 28वें दिन यानी जितने दिन का मासिक धर्म आएगा उसके एकदम मिड पॉइंट पर, जैसे अगर 28 दिन का तो 14वें दिन, 14वें दिन जो ओवरी है अंडाशय चाहिए माना जाता है कि प्रत्येक एक महीने के गैप पे चलता है। एक महीने में पहले महीने खुलेगा अंडाशय से, इससे निकलेगा ओवम, दूसरे में इससे निकलेगा, तो ये यहां पर रहता है, ठीक है। तो हालांकि स्पर्म दोनों उड़ जाता है। तो ये यहां पर क्या है कि जब अंडाशय जो होता है वो मिड डे, जो मासिक धर्म होता है, उस मासिक धर्म के एकदम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट पर 28 दिन का, तो 14वें दिन जो है इस अंडाशय से जो है जो सेकेंडरी ओवोसाइट ओवम है वो निकलता है। इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं यहां से जो अंडाशय है वो अंडाशय से इस यहां से निकला, जो जैसे इस फिम्बरी में पहुंचता है, फिम्बरी जो होता है जिसको हम लोग झालर नुमा देख रहे हो, तो झालर नुमा संरचना चाहे उधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, ठीक है। झालर नुमा संरचना होता है, ये क्या करता है, जो यहाँ अण्ड कोशिका है उसको ले लेता है, सेकेंडरी ओवोसाइट को ग्रहण कर लेता है, और ये सेकेंडरी ओवोसाइट तक पहुंच जाती है कहां पर, इसको ओवम भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा ओवम भी कह सकते हैं। ये सेकेंडरी ओवोसाइट पहुंचता है इस एम्पुला पर, एम्पुला जिसको तुम्बिका भी कह सकते हैं, हिंदी में एम्पुला भी लिख सकते हैं। इस एम्पुला भाग में देखिए ये पूरा भाग आप देख रहे हैं, ये पूरा ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन नलिका होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पूरा भाग देख रहे हैं इसको फैलोपियन नलिका कहते हैं। मैं एक पर लिख दे रहा हूं नाम, पूरा भाग को फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। ये भी भाग हम यहां पर बढ़ा दे रहे हैं, फैलोपियन नलिका बड़ा प्रमुख भाग है ये फैलोपियन नलिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन नलिका जो है ये पूरा ये भी और वो भी पेयर में है। ये फैलोपियन नलिका में के थ्रू होते हुए शुक्राणु होता है, मान लेते हैं यहाँ पर शुक्राणु आ रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये शुक्राणु कहां पहुंच गया, फैलोपियन नलिका में पहुंच गया, ठीक है। ये पूरा फैलोपियन नलिका का भाग होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे हाई स्कूल में, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न कर रहे हैं, कोई पूछे कि निषेचन की मानव में निषेचन या फीमेल में मादा जन्म तंत्र में निषेचन कहां होता है, ये बहुत ही आसान से मैं बात कर रहा हूं 10th लेवल का, कि मादा जन्म तंत्र में निषेचन की प्रक्रिया किस भाग में होती है, तो आप आंसर देंगे फैलोपियन नलिका। क्या आंसर देंगे, फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। किसी ने कहा नहीं, फैलोपियन नलिका के किस भाग में, अब देखिए फिर आंसर, एक क्वेश्चन और बढ़ गया, एक क्वेश्चन और बढ़ा रहे हैं कि फैलोपियन नलिका के किस भाग में, तब आप आंसर देंगे एंकुला भाग में। आपका आंसर सही हो जाएगा, कौन सा भाग, एंकुला, यानी कि फैलोपियन नलिका के एंकुला भाग में। फिर किसी ने कहा, अब ये इंटर लेवल हो गया, लेकिन कंपटीशन में गए वहां पर फिर दे दिया कि एकदम स्पेशल पॉइंट बताइए कहां पर हो रहा है, एकदम मेन पॉइंट जहां पर हो रहा है, तब आपको देगा आंसर। ये स्थमक देख रहे हैं, ये स्थमस लिखा है, ये एंकुला लिखा है, ये एंकुला ये है और ये स्थमस है। इसका जो ये मिड पॉइंट है इसको जंक्शन कहते हैं, एंकुलरी स्थमिक जंक्शन, यानी कि उसका कह सकते हैं कि जहां पर दोनों का मेल होता है, ये स्थमस यहां तक और ये एंकुला, ये दोनों का जो मेल है जिसको एंकुलरी स्थमिक जंक्शन कहेंगे, लिख सकते हैं एंकुलरी स्थमिक
स्थमिक जंक्शन, ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है। ये क्या है, एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां पर निषेचन होता है। लेकिन अगर आप हाई स्कूल में ये आंसर देते तो आपका आंसर राइट होगा। अगर थोड़ा सा उससे और आप बढ़ना चाहते तो कह सकते हैं कि फैलोपियन नलिका के एंगुला भाग में, तब भी आपका आंसर राइट होगा। लेकिन अगर आप एकदम से एग्जैक्ट बताना चाहते तो आपको बताना पड़ेगा कि फैलोपियन नलिका के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन भाग पर मादा जनन तंत्र में जो शुक्राणु और अंडाणु है उन दोनों का निषेचन होता है। तो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहां पर होता है? अगर एकदम मिड पॉइंट की बात है तो एक एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर होता है। तो ये अंडाणु यहां से निकला, ये सब क्या है, ये अंडाणु है, और ये जो आ रहा है ये क्या है, ये शुक्राणु है। ये सब क्या है, ये शुक्राणु है। अब यहां से क्या हुआ, ये पहुंच गया अंडाणु, यहां पर है, ये अंडाणु यहां पर पहुंच गया अंडाणु, और ये यहां पर शुक्राणु है। क्या है, ये शुक्राणु है। हालांकि जब तक निषेचन नहीं होता है, जब तक शुक्राणु उसके समीप नहीं जाता, तब तक अंडाणु को द्वितीयक ओवोसाइट कहते हैं। द्वितीयक ओवोसाइट कहते हैं, सेकेंडरी ओवोसाइट कहते हैं। अब ये शुक्राणु आता है और इस अंडाणु को यहाँ पर फर्टिलाइज करता है। हालांकि बहुत लंबी प्रक्रिया है फर्टिलाइज करने का, लेकिन उतना हाई स्कूल में पढ़ना नहीं है। मैंने कहा कि अगर बहुत डिटेल आपको पढ़ना है तो इसी चैनल पर आपको जो है, जब थोड़ा इंग्लिश में जाएंगे कंपटीशन के उसमें पढ़ेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया गया कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। यहां पर आपको इतना जानना हाई स्कूल में कि कहां पर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, और ये आकर के शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित कर देता है। तो यह पूरा भाग होता है फीमेल जनन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फिर क्या क्या है, एक योनि है जहां से शुक्राणु प्रवेश करेगा, ग्रीवा भाग है, तो ग्रीवा भाग से होते हुए पहुंचता है। अब जब यहां से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया यहां पर हो गई, तब ये निषेचित जो अंडाणु होता है, अब ये किसमें बन गया, जो निषेचित अंडाणु क्या हो गया, यहाँ पर शुक्राणु आया, शुक्राणु आया कहां पर, इसी एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर, और इसने क्या किया, अंडाणु से जुड़ा, और यहां पर क्या हो गया, निषेचन हो गया। यहां पर क्या हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन की प्रक्रिया हुई तो क्या बनेगा, ये बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जिससे हम इंग्लिश में कहेंगे जाइगोट। अब देखिए जाइगोट क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। जाइगोट क्या है, सबसे छोटी कोशिका 0.1 मिलीमीटर, बहुत छोटा अति सूक्ष्म 0.1 मिलीमीटर, इतना छोटा ये जो है जाइगोट होता है युग्मनज, जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। अब ये युग्मनज होता है, ये युग्मनज अंदर क्यों खिलाता है, ये समझ गए, यहां से इनका काम खत्म। अब ये जो अंडाणु निषेचित अंडाणु है, ये यहां से होते हुए ये पहुंचता है यहां पर, कहां पर जाता है, गर्भाशय दीवार पर जाता है। गर्भाशय दीवार 3 भागों में बटी हुई है, एक पेरीमेट्रियम, जिसको हम लोग परिगर्भाशय कहते हैं, पेरीमेट्रियम, अंदर की ओर जो है मध्य गर्भाशय, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और सबसे अंदर की ओर एंडोमेट्रियम, इसको अंतः गर्भाशय कहते हैं, वो एंडोमेट्रियम होता है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना। ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की अगर हम बात करें, गर्भाशय के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझें। गर्भाशय, तो गर्भाशय में कुल 3 दीवार है। गर्भाशय में कितनी दीवारें हैं, 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो 3 यहाँ पर जो है गर्भाशय दीवार होती है। गर्भाशय जो होता है वो लगभग जो है 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। गर्भाशय कैसा होता है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये यहां पर आपका जो है रहता है गर्भाशय का, जो फीमेल गर्भाशय, जो गर्भाशय है इसकी आकृति को लेकर पूछा गया कंपटीशन में, तो इसको यहां पर ये गुंबद की आकृति का होता है, गुंबद, या यहां पर हम लिख सकते हैं नाशपाती, उल्टे नाशपाती की आकृति का होता है। उल्टा करके नाशपाती रख दिया जाए
उस आकृति का होता है। उल्टे नाशपाती के आकार का होता है गर्भाशय, आकार का होता है। इसमें कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग है, 3 दीवार है। मैंने कहा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होता है यही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो निषेचित अंडाणु हुआ करके इसी एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। निषेचित अंडाणु कहाँ जुड़ता है? उसी एंडोमेट्रियम की दीवार से जाकर के जुड़ता है, और उससे जुड़ने के पश्चात अब वो अपने मारुला स्टेज में कन्वर्ट होगा। जो युग्मनज है वो युग्मनज कैसे कन्वर्ट होगा? जो युग्मनज है, युग्मनज ये कन्वर्ट होगा मारुला स्टेज में। मारुला में क्या होता है कि साइज नहीं बढ़ता है, मारुला में साइज नहीं बढ़ता है। मारुला में बस इतना होता है कि उसी के अंदर लगभग 8 कोशिकीय, 8 से 16 कोशिकीय संरचना बन जाती है बस। तो ये मारुला स्टेज होती है। मारुला के बाद यहां पर जो है ब्लास्टुला स्टेज स्टार्ट होती है। ब्लास्टुला स्टेज जो होती है ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये बाहर की ओर एक होता है, इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट। और इसी के अंदर जो ब्लास्टुला होता है उसमें ब्लास्टोसिल गुहा बन जाती है। सभी जो होते हैं वो सभी एक छोर पर पहुंच जाते हैं। ये तो ब्लास्टुला कहां पर होता है? ये ब्लास्टुला संरचना, ये ब्लास्टोसिल गुहा है, ये ब्लास्टोसिल गुहा है। तो सभी कोशिकाएं उसके अंदर विभाजित होकर के संरचना बनाती है। फिर इसके बाद ब्लास्टुला के बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होता है और गैस्ट्रुला स्टेज में प्रारंभ करता है। तो 3 स्टेज यहाँ पर होती है, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। हाई स्कूल में कुछ इसके नाम जानने हैं। मारुला सबसे पहली अवस्था, फिर ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्ट्रुला। उसके बाद वहां पर भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, और भ्रूण के बाद वहां पर जो गर्भ बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, वो भ्रूण से बाद फिर गर्भ बनेगा, और गर्भ से फिर शिशु बन जाएगा। यानी यहाँ से गैस्ट्रुला से भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाएगा, भ्रूण, और इससे बनेगा यहाँ पर गर्भ, और इसके बाद यहां से अब जो है शिशु बनना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया यहां पर आती है मादा जन्म तंत्र में। तो एंडोमेट्रियम से जाकर के जो निषेचित अंडाणु होता है वो जाकर के वहां से चिपकता है, और चिपकने के बाद अब वहां से एक निर्माण होता है प्लेसेंटा का, क्योंकि उसको भोजन भी चाहिए। तो जैसे पौधे में पढ़े थे कि एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणकोश होता है उसका पोषण करने के लिए, यहां पर होता है प्लेसेंटा। यहां पर होता है, एक होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा की अगर हम लोग बात करें तो इसको हिंदी में अपरा कहते हैं, अपरा या आवल कहते हैं। इसमें कुछ हार्मोन्स राइट होते हैं, तो वो हार्मोन्स की सहायता से जो है जो प्लेसेंटा होता है, उसी प्लेसेंटा से जो गर्भ होता है वो गर्भ जुड़ा होता है, और गर्भ के जो नाभ होता है, नाभि होता है, उस नाभि से जो है वो प्लेसेंटा निकल करके एक उंगली सदस्य से प्रबल निकल करके माता के जो प्लेसेंटा है और उसके गर्भ का जो नाभि भाग है, नाभि रज्जु जिसको कहते हैं, उस नाभि रज्जु से जाकर जुड़ा होता है। तो उसी के थ्रू जो है जो प्लेसेंटा, इसी प्लेसेंटा के द्वारा जो भी भोजन है या जो पोषण है, न्यूट्रिएंट्स है, वो माता से शिशु में पहुंचता रहता है। तो इस प्रकार से उसको पोषण मिलता रहता है, और वो डेवलप करके एक समय ऐसा आता है कि वो शिशु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरा जो आज टॉपिक था वो मादा जनन तंत्र था। इसमें मैंने कहा कि एक मासिक धर्म भी आता, उसकी बात कर लेते थोड़ा सा रजोधर्म के बारे में। तो मासिक धर्म भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मासिक धर्म की अगर बात किया जाए, मासिक धर्म की, मासिक धर्म, इसको जो है रजोधर्म के नाम से जानते हैं। रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मासिक धर्म में क्या होता है, मैं एवरेज मान लेता हूं 28 दिन का। कितना? 28। वैसे तो 24 से 35 दिन का होता है, लेकिन ये 28 दिन का मान लेते हैं। कितने? 28 दिन। ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जीरो मतलब पहला दिन कहते चाहिए 1 से 5 दिन जो होता है, 5 दिन ये रुधिर स्राव होता है, रजोस्राव लिख सकते हैं, रजो स्राव होता है। ध्यान देंगे 1 से 5 दिन रजोस्राव। उसके बाद 6वें से लेकर के 13वें दिन जो होता है, 13वां दिन, इस दिन जो है प्री ओव्यूलेशन होता है, यानी कि पूर्व अंडोत्सर्ग की अवस्था कहेंगे, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था होती है। इस समय अंडोत्सर्ग यानी कि अंडाणु बनता है, अंडोत्सर्ग अवस्था। 14वां दिन जो होता है, 14वां दिन कि मैंने कहा एकदम मिड, तो मैं 28 दिन का मान के चल रहा हूं, तो उसको 14वें दिन ये अंडोत्सर्ग अवस्था होता है, इसी दिन अंडोत्सर्ग। फिर 15वें से लेकर के 28वें दिन तक की अगर हम लोग बात करें तो ये पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर एक ही दिन मिलता है जिसमें बच्चे हो सकते हैं, वो 14वां दिन, क्योंकि जिस दिन अंडोत्सर्ग होगा उसी दिन शुक्राणु और अंडाणु का मेल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए कैसे इसमें क्या होता है। अगर हम बात करें शुक्राणु की, तो शुक्राणु जो होता है 24 से लेकर के 48 घंटे तक जीवित रहता है, 48 घंटे तक जीवित रहता है। अगर हम बात करें अंडाणु की, तो अंडाणु में लगभग 72 घंटे तक जीवित रहता है। अधिकतम की मैं बात करूं, अधिकतम शुक्राणु 48 घंटे तक अधिकतम, ठीक है, उससे अधिक नहीं। फिर अंडाणु अधिकतम 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। तो यहां समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि कहीं का जो शुक्राणु है वो 12वें दिन पहुंच गया, ध्यान रखिएगा, शुक्राणु 12वें दिन अगर जा रहा है, 12वें दिन अगर शुक्राणु जा रहा प्रवेश कर रहा है, तो वो 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। वो जाकर के बैठा रहेगा, क्या होगा, बैठा रहेगा। और जैसे ही 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा, अंडाणु निकलेगा, अंडाणु पहुंचेगा, तो उसको फर्टिलाइज कर देगा, निषेचन कर देगा। यानी कि 12वें दिन भी अगर किया जाए और उसको वहां पहुंच जाए, शुक्राणु पहुंचा है, तो वो 2 दिन वेट कर सकता है, 2 दिन वेट कर सकता है। अच्छा, मान लेते हैं कि नहीं है, और यहां पर क्या है, 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। मान लेते हैं कि वो 16, 17, 17वें दिन मान लेते हैं, 17वें दिन जो है शुक्राणु पहुंचा, 17वें दिन शुक्राणु पहुंच रहा है, तो भी अंडाणु इंतजार करेगा, 72, अधिकतम 72 घंटे तक इंतजार करेगा, वेट करेगा किसका, शुक्राणु का। और जैसे ही शुक्राणु पहुंचा, 17वें दिन पहुंचा, लेकिन उसको फर्टिलाइज कर देगा, क्योंकि भी वहां पर वो अवेलेबल है अंडाणु। तो इसीलिए माना जाता है कि 12वें से लेकर के 18वें दिन तक जो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में मासिक दर में 28 दिन का आ रहा है, 2 की बात कर रहा हूं, नहीं तो मिड डे को देखते हैं, 35 दिन का आएगा तो उसके हिसाब से मिड डे जो आएगा उसका मिडम मध्य दिन, वो अंडोत्सर्ग होता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो 12वें से लेकर के 18वें दिन तक का जो है वो संभावना रहती है कि वहां पर बच्चे हो सकते हैं, यानी गर्भ धारने की संभावना रहती है। 14वें दिन सबसे अधिक संभावना रहती है, क्योंकि उसी दिन अंडोत्सर्ग होना होता है, अगर वो 28 दिन का पीरियड आ रहा है तो ये पूरा यहाँ पर इसको रजोधर्म कहते हैं, जिसको यहाँ पर इतने स्टेज में डिवाइड किया गया है। ये एक रजोस्राव, एक पूर्व अंडोत्सर्ग, एक अंडोत्सर्ग और एक पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में डिवाइड किया गया है। तो ये मानव जनन तंत्र का एक भाग होता है जिसमें अंडोत्सर्ग कब होता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को इसको हम मासिक धर्म या रजोधर्म के नाम से जानते हैं। और ये इसमें जो है इसका पूरा जो है मानव जनन तंत्र है। ये मानव जनन तंत्र जो है जरूर तैयार रखिए, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत पूछता है, इसका पूरा चित्र वर्णन करना रहता है। तो ये चित्र उसका बना दिए, इस चित्र को आप लोग बना लीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू सो मच।